हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम टू व्हाट्सएप विद लॉ। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। नेक्स्ट 12 से 15 मिनट्स के अंदर पूरे महीने की इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाना, और फॉर्मेट भी हमने बहुत सिंपल रखा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज पर नजर डालेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वीडियो बहुत ही फन और इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है। मेक श्योर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज के साथ। तो दोस्तों, साल नया पर कंट्रोवर्सी वही रिजर्वेशन की। इस बार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब यूजीसी ने नए रेगुलेशंस नोटिफाई किए, जिन्हें काफी ज्यादा डिवाइडेड ओपिनियन मिल रहा है। पहले ये समझते कि यूजीसी क्या काम करती है। तो यूजीसी ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिनका काम है सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने का। अब किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले कि क्या प्रॉब्लमैटिक है और क्या प्रॉब्लमैटिक नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली एनालाइज करना जरूरी है। तो हम ना बहुत क्लियरली ये समझेंगे कि पुराने रेगुलेशंस में ऐसी क्या कमी रह रही थी कि नए रेगुलेशन लाने की नीड फील हुई, और नए रेगुलेशन में क्या सच में कुछ कंट्रोवर्शियल है। चलिए अच्छे से समझते हैं। तो देखो, 2012 में यूजीसी ने नए रूल्स लाए इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, यहाँ पे किसी भी टाइप का भेदभाव ना हो। इन रूल्स में पहली बार डिस्क्रिमिनेशन वर्ड को अच्छे से डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ एडमिशन डिनाई करना नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एडमिशन प्रोसेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, बल्कि कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी के बेसिस पे अगर कोई भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा तो वो सब के सब डिस्क्रिमिनेशन कहलाएंगे। कॉलेजेस को बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाओ, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर अपॉइंट करो और कंप्लेंट्स को 60 डेज के अंदर रिजॉल्व करो। तो ध्यान देना, यहाँ पर फोकस था एससी और एसटी स्टूडेंट्स पे और बात थी इक्वल ट्रीटमेंट की। लेकिन 2026 के रेगुलेशन से यूजीसी ने पूरा फ्रेमवर्क ही बदल दिया। अब ना सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्नर्स सब कवर होते हैं इस रूल्स के अंदर। 2026 के इस प्रोविजन में इक्विटी कमिटी विद एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेशन बनाई जाएगी। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन होगी और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस बनाए गए कि अगर कंप्लेन आई तो 24 आवर्स में कमिटी मीटिंग, 15 डेज में रिपोर्ट और 7 डेज में एक्शन लेना होगा। और सबसे बड़ा चेंज ये कि अगर कॉलेजेस रूल फॉलो नहीं करते तो यूजीसी ग्रांट्स रोक सकते हैं, डिग्री ऑफर करने पे बैन लगा सकते हैं और यूजीसी लिस्ट से भी हटा सकते हैं। तो इस रेगुलेशन पे कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि ये रेगुलेशन इक्विटी को सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं बल्कि एनफोर्सेबल लीगल ऑब्लिगेशन बना रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए इन कंप्लेंट्स को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, ताकि प्रोटेक्शन के नाम पे अनप्रेडिक्टेबल आउटकम ना जाए। और इसी अनसर्टेनिटी को देखते हुए इस रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन पे स्टे भी लगा दिया, ये कहते हुए कि जब तक और क्लैरिटी नहीं आ जाती, इस रेगुलेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल साउंडनेस को वेरीफाई नहीं कर लिया जाता, तब तक ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। जो पुराना 2012 का रेगुलेशन है सिर्फ वही अप्लाई होगा। अब अगर आप किसी इंपॉर्टेंट लीगल एग्जाम की तैयारी करें और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो मेरे पास आपके लिए दो बहुत ही अच्छे कोर्सेज है। पहला है मेरा इम्पोर्टेंट जजमेंट का कोर्स, जिसमें हमने 2018 से लेकर के इस साल के मतलब 2026 के भी जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये एक ऑन गोइंग कोर्स है। इसमें ना जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, कुछ को हमने टेक्स्ट में, कुछ को वीडियोस में, क्विक रिवीजन के लिए आपको फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, माइंड मैप्स मिलते हैं, असेसमेंट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो इस कोर्स में जजमेंट से रिलेटेड जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने के लिए वो सारी की सारी आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। प्लस हर महीने होने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी हम वीडियो फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं और भी बहुत सारी नई चीजें करते रहते हैं। जैसे अभी हमने 2025 की जो 65 इंपॉर्टेंट केसेस है उन्हें बहुत ही अच्छे से डिटेल में कंपाइलेशन बना के इस कोर्स में अपडेट किया। तो अगर आपको स्टैटिक या करंट जजमेंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, दिस इज द कोर्स फॉर यू। इट विल बी अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। इस कोर्स की सारी जानकारी आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इंडिया में डेथ पेनल्टी लीगल है, तो आप कहेंगे हाँ लीगल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इंडिया में डेथ पेनल्टी को जो देने का तरीका, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, क्या वो लीगल है? इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में एक रीसेंट पिटीशन फाइल की गई जो ये सवाल उठाती है कि हम लीथल इंजेक्शन जैसे और ह्यूमन ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। दोनों साइड से काफी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स आए जो आपका जानना जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पिटिशनर्स ने कहा। तो पिटिशनर्स के 3 बहुत अच्छे पॉइंट थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पनिशमेंट का लीगल होना एक बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन का भी लीगल होना जरूरी है। अगर एग्जीक्यूशन बहुत क्रूअल है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हैंगिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत आउटडेटेड है।
ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से चला आ रहा है। अगर लॉ इवॉल्व हो चुका है तो हम और ह्यूमेन ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तीसरा, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट के पास ना कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं ये बताने के लिए कि हैंगिंग सबसे पेनलेस मेथड है। स्टेट को लीथल इंजेक्शन जैसे और ह्यूमन ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर करना चाहिए। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है ये जानते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो लॉ तो बहुत क्लियर है, एग्जैक्ट शब्दों में कहता है हैंग बाय नेक अंटिल डेथ का, तो लॉ में तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लीथल इंजेक्शन आप सजेस्ट करो ना, इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एथिकल डिलेमा हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि देखने में आपको लग सकता है कि इंसान को सफरिंग नहीं हो रही है, पर अंदर ही अंदर वो और सफर कर रहा हो। तो जो प्रोसेस आप सफरिंग कम करने के लिए सजेस्ट करें वही प्रोसेस से और सफरिंग हो सकती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस के लिए ना डॉक्टर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जो मेडिकल एथिक्स के खिलाफ हो सकता है। डॉक्टर्स का मेन काम है जान को बचाना, ना कि एग्जीक्यूशन करना। दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। आपका इस पॉइंट पे क्या सोचना है बताना जरा। और लास्टली, सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 के अंदर एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया है। साथ ही में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है कि वो स्कूल्स पे फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करे, प्लस मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट को लेके डिफरेंट अवेयरनेस इनिशिएटिव कंडक्ट कराए ताकि ग्राउंड लेवल तक रियल बेनिफिट पहुंच सके। अब चाय पे चर्चा के बाद चलिए इंटरनेशनल मुद्दे समझते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्री ट्रेड डील को लेके। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। लेकिन क्यों कहा जा रहा है? देखो, इस डील के अंदर 99% एक्सपोर्ट्स पर सीधा 0% टैक्स लगेगा। जैसे इंडिया ने अग्री किया है कि वो अगले 5 साल में ग्रेजुअली कार टैरिफ जो 110% पे, उसे डिक्रीज करते हुए सीधा 10% तक ले आएंगे, जिससे कि यूरोपियन कार मेकर्स को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसी के बदले यूरोपियन यूनियन अग्री किया है कि वो इंडियन एक्सपोर्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर पे सीधा इमीडिएटली जीरो ड्यूटी एक्सेस देंगे। इन्हीं सारे एक्शंस के कारण जो सारे ट्रेड बैरियर्स है वो हटेंगे, नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बड़ा बूस्ट मिलेगा। देखो, ईयू ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा गुड्स एंड सर्विस ट्रेड पार्टनर है, लेकिन ट्रेड के अलावा भी सिक्योरिटी, डिफेंस, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जैसे एरियाज में 7 और बड़े एग्रीमेंट साइन किए हैं, और इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईयू से निकल के चलते हैं यूएस की ओर और बात करते हैं ट्रंप जी के बारे में, क्योंकि अगली 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज इन्हीं से रिलेटेड है। सबसे पहले, यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, डब्ल्यूएचओ से एग्जिट ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस अब डब्ल्यूएचओ को फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, उन्हें पैसे नहीं देगा। ये एक डिसीजन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाला है। यूएस का कहना ये है कि ये जो डिसीजन है, ये तो हमने कोविड-19 के पैंडेमिक के वक्त ही ले लिया था, डब्ल्यूएचओ की हैंडलिंग फेलियर्स को देखते हुए। लेकिन आपके और मेरी नौकरी की तरह हर जगह एग्जिट फॉर्मेलिटीज होती है। लॉ ये कहता है कि एग्जिट लेने से पहले आपको 1 साल का नोटिस देना होगा, और 2 साल से यूएस जो डब्ल्यूएचओ को 260 मिलियन देने वाला था, वो जो अनपेड ड्यूज है वो क्लियर करने होंगे। लेकिन यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है कि विड्रॉ करने से पहले पेमेंट क्लियर करना एक मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, तो हम तो ये पैसे नहीं देने वाले। और सच बात ये भी है कि डब्ल्यूएचओ के पास यूएस से ये पेमेंट एनफोर्स करवाने के, मतलब यूएस से पेमेंट निकलवाने के ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं। तो मेरे हिसाब से पैसे गए। एक सेकेंड, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि यूएस ने सिर्फ डब्ल्यूएचओ से एग्जिट लिया है? नहीं नहीं नहीं, यूएस ने 60+ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट ले लिया, जिसमें से कई सारी यूएन ऑर्गेनाइजेशन भी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना यह है कि ये जो सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये रिडंडेंट हो चुकी है और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही थी। अगर आपको और सॉलिड रीजन समझना है तो मेनली ये 3 रीजन है। सबसे पहला, सॉवरेनिटी कंसर्न। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि ये जो सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस के ऊपर बाइंडिंग कमिटमेंट क्रिएट करी थी, स्पेशली ह्यूमन राइट्स को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके, जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट करी थी। दूसरा, कॉस्ट वर्सेस कंट्रोल का इशू। तो बचपन में याद है जब हम क्रिकेट खेलते थे, एक ना एक बच्चा जरूर ऐसा होता था जो ये कहता था कि अगर बैट मेरी तो बैटिंग भी मेरी होगी। उसी तरीके से यूएस का कहना ये है कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा फंडिंग यूएस कर रहा है तो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस इतना कम क्यों है? वाई पे मोर एंड कंट्रोल सो लेस? तो दूसरा हो गया ये इशू। तीसरा है आइडियोलॉजिकल मिसमैच। तो क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, मल्टीलैटरल रेगुलेशन जैसे जो पॉलिसीज है ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ मैच नहीं करते। तो इन रीजन के कारण यूएस इज आउट। खैर, यूएस की आउट होने की वजह से चाइना का इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। इसके बाद अगर आप किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं और आप यूएस के परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते हैं
तो आप इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, ये एक बार अप्रूव हो जाए तो आगे जाके आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली यूएस ने 75 कंट्रीज का इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग ही सस्पेंड कर दिया और इस सस्पेंशन की लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना यह है कि इन देशों से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल रेट्स पे पब्लिक वेलफेयर जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सारी चीजें कंज्यूम करे और इन सारी चीजों का खर्चा उठाता है यूएस टैक्स पेयर। तो ये सारी चीजें यूएस टैक्स पेयर के लिए एक बर्डन बन रहा था। प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना यह है कि कोई भी देश लाखों की क्वांटिटी में लोगों को अब्सॉर्ब करके उन्हें फ्री का हेल्थ केयर या एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये जो फ्रीज है ये तब तक चलेगा जब तक यूएस ये इंश्योर ना कर ले कि ये जो नए माइग्रेंट्स है ये सेल्फ सफिशिएंट ना हो, वो यूएस टैक्स पेयर से बर्डन नहीं बनना चाहते। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एस्टैब्लिश किया है बोर्ड ऑफ पीस, जो यूएस गवर्नमेंट की लीडरशिप के अंदर ऑपरेट करेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर में पीस कीपिंग और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कंफर्म किया है कि इजराइल यूएस के बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेगा, जहां पर गाजा के फ्यूचर को लेके प्लानिंग और डिस्कशन प्रपोज किया गया है। चलिए अब करियर सेक्शन पे चलते हैं। तो इस महीने तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है जज एडवोकेट जनरल का नोटिफिकेशन, मतलब जैग का नोटिफिकेशन। ये हमारी आर्म फोर्सेस का लीगल ब्रांच है, एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो आर्म फोर्सेस को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है, डिसिप्लिनरी केसेस देखता है, कोर्ट मार्शल के केसेस हैंडल करता है। यहाँ पर आप एक ही रोल में एज अ जज और एडवोकेट दोनों एक्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम है जज एडवोकेट जनरल का। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 Feb। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब साल में 2 बार कंडक्ट होगा। ये इतनी हैप्पी न्यूज इसलिए क्योंकि इससे पहले क्या प्रॉब्लम होती थी आप वो समझिए। पहले ना AIBE साल में सिर्फ एक बार होता था और ये रूल था कि फाइनल ईयर क्लियर करने के बाद ही आप AIBE के लिए एलिजिबल होते थे। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि जून जुलाई में आपको लॉ की डिग्री मिल रही है, तब तक AIBE का नोटिफिकेशन जा चुका होता था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पूरा 1 साल के साइकिल के लिए वेट करना होता था ताकि वो AIBE की एग्जाम दे सके। लेकिन अब 2 अच्छे चेंजेस हुए। पहला तो ये कि साल में 2 बार AIBE एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो अगर आपने एक अटेम्प्ट मिस भी कर दिया 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा अटेम्प्ट हो जाएगा, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा चेंज ये आया है कि अब फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स भी AIBE अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि आपको फाइनल सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आप फाइनल सेम एग्जाम क्लियर कर लेते हो और आपका AIBE भी क्लियर हो जाता है, ये दोनों अगर हो जाते हैं तो आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इस पूरे महीने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। मेरे दोनों कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, डू चेक देम आउट, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को समझने में आपको हेल्प चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। हमारा यही काम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको बहुत मजा आया हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.